करूंगा, ठीक है। हेलो बच्चों, आज की हमारी पहली क्लास है चैप्टर नंबर 6 की, सॉरी 5 लिख रखा है, 6 लिख देंगे इसको। एओ आई एप्लीकेशन ऑन सॉरी एओडी है। आई देखो कई सारी मिस्टेक्स हो गई हैं, ये एओडी है यानी एप्लीकेशन ऑन डिफरेंशिएशन, ठीक है। और आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या है इस पूरे चैप्टर के अंदर, हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे होगा और क्या लॉजिक से। देखो कुल मिला के 5 एक्सरसाइज हमारे पास इस चैप्टर में होती है। पहली है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। दूसरी एक्सरसाइज है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक। तीसरी एक्सरसाइज है टेंजेंट नॉर्मल। नॉर्मल। चौथी एक्सरसाइज है अप्रोक्सीमेशन। और पांचवी एक्सरसाइज है मैक्सिमम मिनिमम। इस 5 एक्सरसाइज के अंदर से एग्जाम के अंदर प्योरली रेट ऑफ चेंज से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और अप्रोक्सीमेशन से भी कोई क्वेश्चन नहीं है। सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज और फिफ्थ एक्सरसाइज क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक से पूछे जाएंगे, ठीक है। हमें अब सीखना क्या है। अब बात है कि सर अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो हमें पहली और तीसरी एक्सरसाइज नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं बेटा, एकदम गलत। आपको बता दूं कि ये जो तीनों एक्सरसाइज हैं, ये तीनों ही रेट ऑफ चेंज को डिफाइन करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनके अंदर भी रेट ऑफ चेंज की कंडीशन यूज होती है। जब यूज होती है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। यानी एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पर जो आपका वाइवा होगा उसके अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रही बात अप्रोक्सीमेशन की, तो अप्रोक्सीमेशन का भी छोटा कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। और हमें तो प्रोसीजर सीखना नहीं है क्योंकि प्रोसीजर एग्जाम में है ही नहीं। पर ये होता किस लिए और किस कंडीशन के लिए यूज किया जाता है वो हम जरूर जानेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन बनेगा किसके लिए, एक्सटर्नल के। जो भी आपका एक्सटर्नल आएगा वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब कमाल की बात है सर ये सारी चीजें हैं क्या, मैं आपको बताऊं तो ये सारी चीजें dy/dx ही है, मतलब डिफरेंशिएशन ही है। आपको आप सभी को मालूम होगा, आप सभी को एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ प्रीवियस क्लास का। dy/dx f dash x y dash upper dash slope tan theta y2 minus y1 upon x2 minus x1 del y upon del x, ठीक है, माइनस a अपॉन b। ये सारे हैं क्या? ये सारे ही क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन है। और सारी ही कंडीशन चेंज के बारे में बात कर रही है, यानी हम इन सभी कंडीशन के थ्रू चेंज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। पर आपको पता है कि इन सारे कंडीशन का यूज डिफरेंट कंडीशन में यूज होता है। आपकी एक्सरसाइज के लिए बताता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ चीजें खत्म कर दूंगा आज टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि क्या फॉर्म्स है और क्या कंडीशंस है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब सर ये इतनी सारी चीजें हैं, सारी ही डिफरेंशिएशन है, मतलब लिखते क्यों dy/dx है? एक्चुअल में नहीं बच्चों, वो गलत तरीका होता है।
डी वाई अपॉन डी एक्स ना, ये कर्व के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? कर्व की कंडीशन के लिए। इसके लिए कर्व के लिए। अब कर्व क्या होता है? कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर किसी वेरिएबल की पावर मोर देन 1 हो, वो क्या होता है? कर्व होता है। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, या फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ऑल दीज आर द कर्व कंडीशन। अगर एक वेरिएबल पे या एक से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर पावर 1 मोर देन 1 हो, तो वो क्या कहलाते हैं? कर्व कहलाते हैं। और कर्व को डिफरेंशिएट करके लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये तो आपको पता ही है। ये सीधा कोई फंक्शन दिया है आपके पास, ए एक्स प्लस बी को समथिंग कोई भी फंक्शन दे रखा है, तो ये डायरेक्ट फंक्शन को डेरिवेटिव करने की कंडीशन है। ये भी दोनों फॉर्म में मूव करता है, कर्व में भी और लाइन में भी। तो ये कंडीशन फिजिबल है दोनों चीजों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस स्लोप की। स्लोप का मतलब होता है ढलान, और ढलान होता है चेंज। ये भी बात कर रहा है। पर अब कहने का मतलब ये क्या है? जब हम लाइन की फॉर्म के बारे में बात करते हैं, हमारे पास लाइन कंडीशन गिवन होती है, तो स्लोप क्या होता है? किसी एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, उसकी ढलान की वैल्यूएशन होती है ना एक्सिस के अकॉर्डिंग, वो हमें क्या दिखाती है? स्लोप डिफाइन करती है। तो स्लोप भी एक तरह से क्या करता है? सेम रोल प्ले करता है। किसका? डी वाई अपॉन डी एक्स का। अब आप पे एंगल दे रखा है, तो एंगल की फॉर्म की हेल्प से कैसे हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं? तो टेन थीटा क्या होता है? डिफरेंशिएशन फॉर्म होती है। ये कैसे ड्राइव है, कैसे है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ 11th क्लास में। अगर आप लोग कहोगे तो बताऊंगा। और मैंने 11th अभी जब पढ़ाया था चैप्टर से, शायद मैंने करवाया था। जो मतलब नए बच्चे होंगे अभी, मतलब उन्होंने ज्वाइन कर रखा था, शायद उन्हें नहीं पता होगा। सेकेंड, अब हमारे पास 2 पॉइंट दिए हैं। क्या दिए हैं? 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट्स ध्यान रखना, ये पॉइंट के केस में। ठीक है, 2 पॉइंट के केस में जब हमारे पास 2 पॉइंट की कंडीशन हो, तो हम क्या निकालते हैं? टेंजेंट कैसे निकालते हैं या डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा के अंदर, हालांकि पेपर में नहीं आएगा। ये डेल y अपॉन डेल क्या है, x क्या है? तो बच्चों जो स्मॉल चेंजेस होते हैं, बहुत छोटे चेंजेस होते हैं, जैसे हम बोलते हैं 7.032 और 6.0 या 7.015, तो ऐसे चेंजेस को डिफाइन करने के लिए डेल का यूज किया जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? अप्रोक्सीमेशन का। किसका? अप्रोक्सीमेशन का पार्ट है। यानी ये भी चेंज को डिफाइन करता है। और जब आपके पास लाइन दी हुई हो, तो ये लाइन की कंडीशन को डिफाइन करने के काम आता है। अब कहने का मतलब सब में क्या हुआ है? डिफरेंशिएशन ही तो हुआ है। सारे पार्ट क्या है? डिफरेंशिएशन ही है। पर सबकी कंडीशन अलग अलग सिचुएशन में यूज होती है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक, तो बड़े आगे हम। अब हमारे पास पहला पॉइंट, रेट ऑफ चेंज क्या है? देखो, रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव ही है। अब रेट ऑफ चेंज का सेंस अगर हम बात करें, तो रेट ऑफ चेंज बेसिकली एक छोटी सी, मतलब कह सकते हो कि जैसे मैंने कोई पत्थर मारा, मतलब यही है, मैं इसको खींच के फेंकता हूँ यहाँ पर, तो उसके अंदर जो चेंज हो रहा है, मतलब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है ना। यहाँ से फेंकूंगा तो ये इस प्लेस को छोड़कर अगली प्लेस पे जाएगा। तो उस प्लेस के अंदर जो चेंज आ रहा है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसको वैल्यूएट करने का काम कौन करता है? ये करता है। तो ज्यादातर रेट ऑफ चेंज ना टाइम की फॉर्म में निकाले जाते हैं। ठीक है, रेट जो होती है टाइम की फॉर्म में होती है, पर इट इज नॉट नेसेसरी, इट कैन बी ऑलवेज इन अ टाइम, इट कैन बी इन एनी मैनर। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टाइम में हो सकती है, वेरिएबल एक्स की फॉर्म में हो सकती है, और मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है। बट मोस्टली रेट ऑफ चेंज की वैल्यूएशन टाइम के फॉर्म में की जाती है।
फिजिक्स में आप पढ़ते हो उसके बारे में कि अगर 5 किलोमीटर की स्पीड पर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव कर रहा है तो 8 मिनट के बाद ये कहाँ पहुंचेगा, है ना, होता है ना डिस्प्लेसमेंट कंडीशन। तो वो जो वैल्यूएशन होती है, जो चेंज आता है, उस चेंज को हम किस कंडीशन से निकालते हैं बेटा, वो इसी फॉर्म से निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज। और यहाँ जितना भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो सब रेट ऑफ चेंज का ही पार्ट है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहने के लिए तो भाई मैंने बता दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सर मतलब एक छोटा सा मतलब आपको पार्ट नजर आ रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपने अंदर 4 कंडीशन होल्ड करता है। कितनी कंडीशन होल्ड करता है? 4। आसना कौन कौन सी कंडीशन होल्ड करता है, बताओगे? सर अनदर इन सर फर्स्ट वाला होता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकंड होता है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, थर्ड होता है नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, फोर्थ होता है फिर उसके बाद इंक्रीजिंग भी होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होता है, नेदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग होता है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होता? अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कुछ वैसा पढ़ा है आपने? सर यस सर। There is a 4 stage 4 condition. What is that? देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, ठीक है। ये टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक है। कैमरा ऑन करिए प्लीज, ठीक। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये जो टॉपिक है हमारा, वो एक्चुअल में एक पार्ट नहीं 4 पार्ट होल्ड करता है। क्या करता है बच्चों? 4 पार्ट होल्ड करता है। अगर मैं सेंसिबल कंडीशन के अकॉर्डिंग बताऊं, ऐसा क्वेश्चन मतलब यहाँ से जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे यहाँ से लग रहा है कि क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। सुजल जी, कुछ पढ़ा है इसके बारे में आपने? क्या सर? इसके बारे में पढ़ा है कुछ? हिमांशी सर मैंने पढ़ा है। बताइए। जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है वो सिर्फ इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज नहीं हो पाता। अच्छा, यस सर। और जो इंक्रीजिंग होता है वो इंक्रीज तो होता है पर वो कभी तो कांस्टेंट भी हो सकता है, पर वो कभी डिक्रीज नहीं होगा। अच्छा। और और जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है वो डिक्रीजिंग होता रहता है, वो कभी इंक्रीज नहीं हो सकता या फिर कांस्टेंट नहीं हो सकता। और जो डिक्रीजिंग होता है वो मतलब कि डिक्रीज भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। हिमांशी आप भी कुछ बताएंगी? आदिति, जयदी साहब, और कोई कुछ बताना चाहेगा? साक्षी, अरे बोलोगे? नो सर। देखो दिख रहा है? यस सर। इसे कहेंगे एसआई। क्या बोलेंगे? एसआई। एसआई का मतलब क्या हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसे बोलेंगे एसडी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसके बाद से बोलेंगे इंक्रीजिंग, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग। यहाँ 4 स्टेज है। हाँ सर बोलो। सर मुझे एक डाउट है, जैसे कि मैम ने हमें
साइन के ग्राफ में बताया था कि जो साइन है स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद डिक्रीज होता है, तो उस केस को हम नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोलते हैं। अच्छा ठीक है, सर हाँ, बोलो। उसे बोलते हैं। नहीं नहीं, कंडीशन बताऊंगा अभी आपको, समझाऊंगा। देखो ओके सर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या सेंस, देखो हर हर इक्वेशन अपना ग्राफ डिफाइन कर सकती है, इस बात से सभी वाकिफ है। आप हर इक्वेशन का ग्राफ बना, ये फिजिबल है ना। एक्स और वाई की वैल्यू डालते जाओ, वैल्यू आती रहेगी, उसे जब पुट करोगे तो एक ग्राफ कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आई होप सभी समझ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जब हम ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं। अब यहाँ बात आती है सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का सेंस क्या है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्ट कर रहा है, स्ट्रिक्ट मतलब कंफर्म कर रहा है कि ये उसी नेचर में होल्ड करेगा, एक कर्व की कंडीशन में होल्ड करेगा, और वो कर्व किस नेचर का होगा, वो सेम रेट से बढ़ रहा है। देखो सबके बीच में जो रेट है ना वो क्या है, सेम है। इसीलिए मैंने बोला पहली एक्सरसाइज का यूज होता है, यानी यहां पर जो भी चेंजिंग आएगी, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उनका जो रेट होगा ना हर पॉइंट पर, हर कंडीशन पर, वो क्या होगा, यूनिक होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये वर्ड ध्यान दो, यूनिक और यूनिफॉर्म, यूनिक और यूनिफॉर्म। ये पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल फॉर्म में आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। हिमांशी समझ में आई बात या नहीं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के अंदर हम बात जो करने जा रहे हैं, वहां दो वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिक और यूनिफॉर्म। यूनिक और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि वो हर स्टेज पर एक ही रेट के हिसाब से, एक ही कंडीशन के अकॉर्डिंग एक यूनिक पैटर्न में डिफाइन किया जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये कर्व की शेप में तो गया, पर कर्व की मूवमेंट क्या है, एक जैसी ही है। क्या है वो, एक जैसी ही है, कहीं बीच में अलग करके तो नहीं जा रही ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या, स्ट्रिक्टली वर्ड का मतलब क्या है, यूनिक और यूनिफॉर्म। क्या, यूनिक एंड यूनिफॉर्म बोलो, और यूनिफॉर्म जो बोलना है बोलो। यूनिक और यूनिफॉर्म दो वर्ड याद रखना, आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या बताया मैंने, स्ट्रिक्टली मींस यूनिक और यूनिफॉर्म। जब किसी भी कर्व का नेचर आपको यूनिक या यूनिफॉर्म हो तो वो स्ट्रिक्टली होता है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटना। तो यानी कर्व के मूवमेंट क्या हो, यूनिक और यूनिफॉर्म, और वो बढ़ रहे हो, क्या हो, बढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, बढ़ रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग कहलाता है। इसके कारण इसे यूनिक यानी क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हो। और सेम यहाँ पर घटने का नेचर आ रखा है, क्या है, घटना है, ये यूनिक फॉर्म में घट रहा है, यूनिक रेट में घट रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोलो जल्दी से। यस सर। सभी को क्लियर है? अरे सारे बोलने में क्या दिक्कत है, ऐसा लगता है मैं मतलब किसे पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल पाता। तुम्हारे ना चेहरे दिखते हैं, ना बात सुनाई देती है, कुछ क्या करते पता नहीं। अरे सभी को समझ में आ रहा है? रिप्लाई तो कर दे करो कम से कम बच्चों। यस सर। हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। सेकंड, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये दोनों मतलब वर्ड क्या कहते हैं, ये कहते हैं जी बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, पर इनकी जो रेट होगी ना वो श्योर नहीं है। कुछ दूर तो मतलब खूब अच्छी चली, उसके बाद फिर कम हो गई, फिर स्टेबल भी हो गई। हाँ, ये डाउन नहीं जाएगी, मतलब कहने मतलब बढ़ी ना तो घटेगी नहीं, ऐसे नहीं बढ़ेगी। हाँ, बढ़ी, स्टेबल हो सकती है फिर बढ़ेगी, ठीक, स्टेबल हो सकती है फिर बढ़ेगी, सर फिर मतलब कुछ, सर
हाँ सर मतलब कुछ कर्व हो सकती है लेकिन वो नीचे नहीं जाएगी कभी भी, नीचे नहीं कुछ जाएगी, हद तक वो कर्व। स्टेबल हो सकती है। मतलब कहने का सेंस है, अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो तो 10 रुपए तो फिक्स ही है, वो 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 9 नहीं हो सकते। एक बात समझ में? जैसे यस सर। आइसक्रीम, मतलब मान लो एग्जांपल के तौर पे देखते हो, आइसक्रीम क्या होता है, जैसी ठंडी आती है उसकी क्या डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लोग कम खाते हैं। पर गर्मियों में खूब पीक पकड़ लेता है ना? पर समझ में आई बात ना? तो रेट क्या है, फ्लक्चुएट होती है। मैंने कहने का मतलब है यहाँ बढ़ना है, यानी ऐसी कंडीशन जो क्या हो, बढ़े, पर उसकी रेट क्या हो सकती है, फ्लक्चुएट करे। मतलब कभी 5 किलोमीटर की स्पीड, जैसे क्या क्या हुआ, मैंने चलना शुरू किया, यहाँ से चलना, द्वारका मोड़ से चल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बहुत जोश में आ गया, मैं तेज चल रहा हूँ, 5 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर आके थक गया है भैया, मतलब फिर मैं 2 की स्पीड, 3 की स्पीड में आ गया, मैं और थक गया, फिर 2 की स्पीड में आ गया। फिर क्या हुआ, फिर मैं कहा अरे आराम कर ले यार, चल। आराम करने का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं उल्टा बैक आ गया। अब ऐसा थोड़ी है ना कि ढलान हो और मैं बैठूं तो खिसक के नीचे आ जाऊं, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं वहां रुक जाऊंगा, स्टेबल हो जाएगा, फिर चलूंगा। तो कहने का मतलब है जब रेट फ्लक्चुएट हो रही हो, अमन पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। इसीलिए मैं कहता हूँ आसपास में कोई है उन्हें कहो पढ़ाई करते समय डिस्टर्ब ना करें, पूरा फोकस पढ़ाई यस पर होना सर। चाहिए। ठीक है, ध्यान दो जरा। ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, एग्जाम में आएंगी फिर परेशान हो जाओगे आप। तो जब चेंज जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा हो, क्या हो रहा हो, फ्लक्चुएट हो रहा हो, ठीक है, स्टेबल, ध्यान रखना, स्टेबल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बढ़ेगा घटेगा नहीं, डाउन ग्रेड ना हो, स्टेबल हो जाए चलेगा, बढ़ना चाहिए बस, रेट यस सर। सेम नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन, बढ़ेगी तो इंक्रीजिंग और घटेगी तो डिक्रीजिंग। ये बात सभी डिक्रीजिंग। को समझ में आ गई? चारों चीजों में डिफरेंस समझ में आ यस गया? सर। यस यस सर। सर। सभी को समझ में आ गया? ठीक। यस अब एक सर। क्वेश्चन अभी आया हमारे पास, इसका आसना का। आसना ने कहा सर, मैम ने कहा है कि साइन का जो कर्व है वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आपकी मैडम ने एकदम सही कहा है, पर यहाँ है कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन मिलेगा आपको ना, तो साइन के कर्व या कॉस के कर्व की जो बात करेगा, उस कंडीशन में वो इंटरवल दे देगा। और पता है इंटरवल की कंडीशन जो आप पे गिवन होगी, यानी 99.99% जो क्वेश्चन आते हैं, जब इंटरवल वहां मिलेंगे तो आपको पता है वहां पर वो इंटरवल उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाएंगे या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनाएंगे। अगर मैं पूरे कर्व की फॉर्म को देखूं, देखो भाई साइन का कर्व कैसा है, ऐसा है ना, तो ना तो ये बढ़ रहा है ना घट रहा है, खत्म, किसी सीधी बात है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। पर जब इसे इंटरवल के थ्रू डिवाइड कर दिया जाएगा, मान लो ये काट दिया इतना दोनों, ठीक है, इंटरवल के थ्रू ब्रेक कर दिया जाएगा, तब बेटा ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, तब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसीलिए आपके किताब के हिसाब से, यानी बुक के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो जो क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे ना, कर्व ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में, कर्व में, जैसे कि एक्सपोनेंशियल सीरीज हो गई, ई एक्स, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, ये ना कभी भी खाली क्वेश्चन नहीं गिवन होंगे, इनके साथ इंटरवल गिवन होगा, 0 से π/2, 0 से π/4, 0 से पाई, ऐसा गिवन होगा। उस गिवन कंडीशन के कारण वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं। पर अगर इंटरवल ना लगाए, पूरे कर्व की बात करें, तब बच्चों नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग होगा। मेरी बात समझ में आई या अभी भी हाँ बोलिए। यस सर। सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि हम ना अगर मतलब क्वेश्चन दे रखा होगा तो हम बिना ग्राफ बनाए भी हम पता लगा सकते हैं कि इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। बिना ग्राफ बनाए? अरे ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन तो सीधी से बात है, यूनिफॉर्म है कि नहीं है? अरे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है, लॉगरिथमिक हो गया,
ये तो अपने आप में यूनिक फॉर्म तो ऑलरेडी है ना बेटा। अभी तो आपको बताया मैंने, एक वर्ड नहीं बताया यूनिफॉर्म या Yes. यूनिक। भाई आपको पता है एक्सपोनेंशियल जो EX का जो कर्व होता है वो कुछ ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। LN जो होता है वो नेगेटिव से मूव करता है, ऐसे मूव करता है LN। ठीक है, साइन का कर्व क्या है, यूनिक है। ठीक, कॉस का क्या है, ऐसे है। टेन की फॉर्म कैसी है, ऐसी है, मतलब इसको टच नहीं करेगी, ऐसे। तो जो भी यूनिक है, जिसे अपना एक फिक्स पैटर्न बना रखा है, ठीक है, जिसका एक फिक्स पैटर्न है, उसके लिए थोड़ी ना आप कुछ कर पाओगे। एक सेकंड, ठीक है। अब बोलो क्या कह रहे थे, अमन जी बोलिए। सर ये लास्ट से 4 ग्राफ है, इसको एक बार बस रिपीट कर दिया सर, ये समझ में नहीं आया। मैंने और ऊपर कहा, वाले ग्राफ समझ में। सुनो सुनो मेरी Yes, sir. बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक, ट्रिगो, एलन फॉर्म, ये लॉग का ही छोटा भाई है। ठीक है, यानी लॉग जैसे काम करता है वैसे ही करता है, पर ये नेगेटिव नेचर से स्टार्ट होता है। कई बार मैं लॉग को LN लिख देता हूँ झटपट, यानी स्पीड के अंदर लिखते समय, आपने नहीं ध्यान दिया होगा, अलग बात है। ठीक है, कई बार LG लिख के निकल जाता हूँ, है ना। तो कहने का सर सेंस, हमें लगता है आपने लॉग ही लिखा है सर, बस समझ में नहीं आ रहा तो हमें। कोई बात नहीं, वो सेम है। तो इनकी जो कर्व का फॉर्मेशन है, ये कर्व की फॉर्म में, एक यूनिक कर्व की फॉर्म में मूव करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन इन सभी कंडीशन से हो, तो वो कंडीशन 100% क्या होगी भाई, बाकियों का तो कोई कहना नहीं हो, तो सॉल्व करके देखोगे पता चलेगा तभी। ठीक है, अभी इंटरवल का केस कौन सा बताऊंगा। अभी मैंने सिंपल एक केस बताया, एक्सरसाइज लंबी है, मतलब हड़बड़ी मत पड़ना, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, तो हमें छोटे छोटे सभी फैक्टरों में डिस्कस करना पड़ेगा, सभी चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं यूनिफॉर्म कर्व की कंडीशन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इंटरवल के थ्रू बताऊंगा इसको कैसे डील करते हैं, क्या कंडीशन होती है वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं कर्व की बात कर रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल मिल जाए, लॉगरिथमिक मिल जाए, ट्रिगो मिल जाए, LN मिल जाए, कोई भी इनमें से कर्व मिलती है जो वो हमेशा यूनिक नेचर में होगी, वो एक यूनिफॉर्म कंडीशन बनाएगी। तो ऐसी कंडीशन, फिर से ऐसी कंडीशन कर्व की फॉर्म में, मतलब SD यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए यूज होती है, ये बात ध्यान रखना। फिर से बताऊं, जैसे साइन कॉस की बात करें तो ये न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। देखो ऐसे बढ़ा, ऐसे घटा, ऐसे बढ़ा, ऐसे घटा। तो अगर पूरे कर्व की बात करें, यानी पूरे साइन एक्स की बात करें, तो इसमें ना तो इंक्रीजिंग होता है ना ही डिक्रीजिंग होता है, ये हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इस कंडीशन के कारण इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, वो अलग चीज है। पर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे नहीं आने बच्चों, आपके पास क्वेश्चन आएगा इंटरवल के थ्रू, यहाँ पर ब्रेक कर देगा। अब बोलेगा जी बताओ ये क्या है, तो भैया ये तो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। अगर मैं यही बात करूं यहाँ से डाउन होगा, यस सर। तो मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो कहने का मेरा नेचर, मेरी बात समझो आप लोग, मेरे कहने का मतलब है कि कर्व का नेचर ही हमें क्या बनाता है, क्योंकि कर्व का नेचर यानी इनमें जो भी स्पेसिफिक नेचर है, ये जो EX है, लॉग है, LN है, ट्रिगो है, ये सारी कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्म कंडीशन होल्ड करती है। तो ये हमें हेल्प करेंगी किसके लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली। ऐसा नहीं है कि यही होते हैं, इनके अलावा भी हैं, पर ये तो श्योर है कि ये SD और SI के लिए काम आएंगी। किसके लिए काम आएंगी, SI SD के लिए। कब, जब इंटरवल गिवन होगा। और पूरी फॉर्म में तो फिर कई कई कंडीशन, वो अलग बात है, उसे मैं इतना डिटेल में जरूरत नहीं है फिलहाल अभी आपको। मेरी बात समझ में आ गई सभी को या नहीं आई इतनी बात? यस सर आ गई। किसी को दिक्कत, भाई यहाँ तक बताओ जल्दी, यहाँ तक क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं, टाइम नहीं है। यस सर। सभी को समझ में आ गई? ये हिमांशी कुछ नहीं बोल रही, क्या बात है हिमांशी, नहीं समझ में आ रही बेटा, आपको बात नहीं समझ में आ रही मेरी? जयदी साहब, साक्षी, क्लियर है? ठीक, अब बात आती है इंटरवल की। तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इंटरवल के बारे में ज्यादा बता पाऊं, तो उसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।